अच्छा, अब थ्रस्ट में क्या होगा कि सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक क्यूब सॉलिड आपके पास है और उसे आपने वाटर में इमर्स किया। ठीक है, ये हो गया एक। और ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब शेप आ गई। और इस क्यूब शेप को अगर आप कंसीडर करते हो एक वाटर सरफेस में, तो इस वाटर सरफेस में बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है यहाँ पर वाटर सरफेस पर। ठीक है। और क्योंकि ये स्फीयर लिक्विड सरफेस के अंदर है, तो यहाँ पर डबल प्रेशर एक्ट होगा, एक वाटर की तरफ से और एक एटमॉस्फेयर की तरफ से। ठीक है। तो लेट्स सपोज, अगर हम इसका टॉप सरफेस देखते हैं और बॉटम सरफेस देखें, क्योंकि हमें वर्टिकल सरफेसेस चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर की डायरेक्शन है और ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकल में ही आएगी। तो हमें वर्टिकल वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो एक लिक्विड का प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, प्रेशर नंबर 1 कह लेते हैं उसे, यानी प्रेशर ऑन सरफेस नंबर 1। और वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स यहाँ अप्लाई होगी बॉटम पर, उसे हम P2 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा वाटर के अंदर जो सरफेस नंबर 1 है, वो जितनी डेप्थ पर है, लेट सपोज वो ये आ गई H1। और इसी तरह से जो सरफेस नंबर 2 जिस डेप्थ पर होगा, वो ये हो जाएगा H2। और अगर आप इस क्यूब की हाइट को मेजर करना चाहो, तो इस क्यूब की हाइट एक्चुअली आपको दोनों का डिफरेंस बता देगी। मतलब अगर आप दोनों की डेप्थ का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, यानी H2 और H1 का, उससे आपको ऑटोमेटिक इस क्यूब की हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। या अगर आपको उसकी हाइट की वैल्यू पता हो, तो उससे आप इजीली दोनों की वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बात करें अगर, कि यहाँ पर जो प्रेशर 1 और प्रेशर 2 मेंशन किया है, तो दोनों में से कौन से प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर होगी, P1 या P2? सर P2। P2 ग्रेटर होगा, यानी जो P2 की तरफ से फोर्स अप्लाई होगी वो ग्रेटर है, और P1 की साइड पर जो फोर्स है यानी अपर, वो कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा। ये P2 A के इक्वल होगा। और बाकी अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि हम दोनों सरफेसेस पर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं फोर्सेस का। एन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर एट द टॉप
एंड बॉटम सरफेस ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अच्छा, अब ये पूरा सिनेरियो जो है वो हमारे पास लिस्ट डाउन हो गया। ठीक है। और जिस तरह से हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कौन सी फोर्स ग्रेटर होगी, तो कौन सी फोर्स ग्रेटर थी यहाँ पर, सरफेस वन वाली या सरफेस टू वाली? सरफेस टू। सरफेस टू। ठीक है। और उसका लॉजिक क्या होगा, मतलब इन केस अगर वो कहीं पूछते हैं 1 मार्क के लिए कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो सरफेस टू है वो वाली फोर्स ग्रेटर है? सर क्योंकि H2 ज्यादा हाइट, H2 ज्यादा है, डेप्थ बिल्कुल सही, डेप्थ डेप्थ ज्यादा। अंदर में। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लिख तो लेते हैं फॉर्मूला लेकिन फिर हमें बाद में याद आता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये वाली वैल्यू क्यों ग्रेटर है। तो अब थ्रस्ट आपको इन दोनों के डिफरेंस से मिल जाएगा। समझ गया सर। अच्छा, इसके बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये अपथ्रस्ट जो है वो ड्रैग फोर्स नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वाटर में जब आप जैसे डाइव करते हो तो वाटर रेजिस्टिव होती है फोर्स वहाँ पर, तो उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो हमने बॉडी की मूवमेंट की बात ही नहीं की कि बॉडी मूव कर रही थी या स्लाइड कर रही थी, तो इस कॉन्सेप्ट की तो हमने यहाँ पर कोई भी डिटेल डिस्कस नहीं की। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसमें मूवमेंट या ड्रैग या फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि ये ड्रैग फोर्स या वाटर की रेजिस्टिव फोर्स को नहीं होती। ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है। अपथ्रस्ट इज नॉट वाटर रेजिस्टिव या ड्रैग फोर्स। फिर ड्रैग फोर्स नहीं होती क्योंकि अक्सर हम क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। वहां पर ड्रैग फोर्स होती नहीं है, हम उसे ड्रैग फोर्स कंसिडर करते हैं और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ड्रैग फोर्स तो तब अप्लाई होती है जब बॉडी मूव करना शुरू करती है लिक्विड में। समझ गया। ये तो तब अपेयर होगी जब बॉडी मूव्स इन अ लिक्विड। अच्छा, अब इसमें फाइनल कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, तो इसमें कोई ड्रैग फोर्स नहीं है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? उसके बाद इसकी इक्वेशन जो ड्राइव की जाती है, तो अगर लेट सपोज वो आपसे पूरा ये सिनेरियो इस तरह का पूछते हैं और वो आपसे कहते हैं कि इसकी आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो ये जो हमने फाइनल इक्वेशन लिखी थी कि अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इंटू ए, यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे। और जैसे हमने प्रेशर के बारे में बात की कि प्रेशर यहाँ पर दो तरह से अप्लाई हो रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक और एक लिक्विड। तो दो प्रेशर की क्वांटिटीज हैं। अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू ρ(g(H2) प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ρ(g(H1) इंटू ए।
ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप टॉप सरफेस पे कंसिडर करो और बॉटम पे, और जब आप उनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो तो दोनों पर एक जैसा ही है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। समझ गया। और इसमें आपने करना ये है कि इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, और फाइनली यहाँ पर H2 - H1 जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि वो कैपिटल H के इक्वल होगा, जो आपके पास बॉडी थी उसकी हाइट के इक्वल, और ρ G A ये कॉमन आ जाएगा। और फाइनल इक्वेशन, अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू ρ G H × A, तो ये इक्वेशन फाइनल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके। अच्छा, अब ये आपके पास अपथ्रस भी कंप्लीट हो गया। अपथ्रस कंप्लीट होने के बाद अब कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें ऐसे हैं कि जो हम इंक्लूड कर सकते हैं कंबाइन, मतलब जो वर्क डन से रिलेटेड हो, फोर्सेस से रिलेटेड हो बेसिक, और अपथ्रस से रिलेटेड हो, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर कंबाइंड फॉर्म में भी हो तो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस इसमें से सर्च आउट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस और लिक्विड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। A sphere is attached by a metal wire to the horizontal surface at the bottom of a river। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है रिवर में, और एक वायर कनेक्टेड है, उसके साथ एक स्फेयर कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड के साथ 68 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है, इक्विलिब्रियम में भी है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। स्फेयर का अपना वेट 32 है, और अप थ्रस्ट की वैल्यू 280 है। Density given है, assume that the force on the sphere due to water flow is in a horizontal direction। तो वाटर फ्लो की वजह से आप ये कंसिडर कर लो कि फोर्स की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और डेफिनेटली जो स्फेयर का वेट है वो तो डाउनवर्ड होना चाहिए, 32 न्यूटन। अच्छा, 32 न्यूटन डाउनवर्ड आ गया, और अप थ्रस्ट जो फोर्स है वो 280 है। तो इस सिनेरियो में आपने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए आपने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इग्नोर करना है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन को कंसिडर करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि एक अपथ्रस्ट फोर्स है, एक बॉडी का वेट आ रहा है, और उसी के साथ फिर आपको वायर भी यहाँ पर कनेक्टेड नजर आएगी, जिसमें टेंशन की फोर्स होगी इस डायरेक्शन में। ठीक। तो किस तरह से आप इसे सॉर्ट आउट करोगे, फोर्स की क्या वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे कि आपको इसका आंसर मिल सके? आप इसमें कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे बेसिकली?
सर सबसे पहले तो टेंशन के कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि टेंशन हमें ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है ना, ये बेसिकली ये कंपोनेंट में ही आएगी, क्योंकि ये ना तो ये कंप्लीट वर्टिकल है ना तो ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए आपको, सर ये टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ जो एंगल है वो 68 डिग्री होगा। सही है, 68 आ गया ये वाला। ये वाला कह रहे हो? नहीं, दूसरा। यहाँ पर ये, दूसरा। जी ये। ठीक है, ये 68 डिग्री आ गया। और तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा। के कॉस थीटा लेंगे या साइन थीटा, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है। तो कॉस थीटा लेंगे। क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हो तो हॉरिजॉन्टल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाता है वो कॉस थीटा जाएगा। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखो आप, अगर एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मार्क किया हुआ है तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट होगा वो चला जाएगा साइन थीटा के साथ। तो इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा आपने माइंड में रखना होगा कि अभी आपने ये जो 68 एंगल मार्क किया है, ये आपने विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मार्क किया हुआ है, राइट? जी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ये आपको एंगल मिल रहा है 68। जी। तो अब आप इसमें देखो कि क्या फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए हमें यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल हम्म। कॉस हो जाएगा डब्ल्यू टी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा अगर यूज करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर आपके वो पास, तो वर्टिकल। हाँ क्योंकि उनके क्वेश्चन भी तो देखो, उनका क्वेश्चन भी तो यही है कि आपने वर्टिकल को यूज करना है। सही है, क्योंकि आपने वर्टिकल को यूज करना है। तो वर्टिकल को अगर हम यूज करेंगे तो वर्टिकल के हिसाब से तो फिर हमें साइन यूज करना चाहिए। तो सर डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू 32। तो वर्टिकल में अब डब्ल्यू आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा साइन इक्वल्स थीटा, 32। क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है तो ये कंपोनेंट होगा टी साइन 68, और दूसरी वैल्यू जो है वो 32 की होगी, क्योंकि ये दोनों एक तरफ है और 280 इनकी ऑपोजिट साइड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें आ गई दोनों वर्टिकल डायरेक्शंस। वर्टिकल डाउनवर्ड भी आ गई, वर्टिकल अपवर्ड भी आ गई। तो वर्टिकल में ये सिर्फ रेड कलर की जो भी आपको क्वांटिटीज नजर आ रही है सिर्फ ये एक्ट कर रही थी। ये हमने यहाँ पर सबको ऐड अप कर लिया, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर करना है, तो वर्टिकल में जो जो आएगा सबको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा। और बाकी 32 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और साइन 68 डिवाइड में आएगा। और अब आप इसकी कैलकुलेशन अगर करके देखो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय साइन 68, 267.47, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम 270 लिख सकते हैं, राइट? जी सर। ओके। फॉर द स्फीयर कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस कंडीशन में? अब हमारे पास यहाँ पे अप थ्रस्ट का सिनेरियो है, तो आपके पास जो जो क्वांटिटीज गिवन हो ना, तो आप उन क्वांटिटीज को देखा करो कि इनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला बन सकता है हमारे लिए यूजफुल या नहीं। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है,
मेन पार्ट है वॉल्यूम कैलकुलेट करना। और जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है उससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा इसमें देखो तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए या वर्किंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर। सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए, क्योंकि हमें रेडियस वगैरह तो कुछ पता नहीं है, ना डायमीटर पता है, कि हम 4/3 पाई r³ अप्लाई कर देते और हमें आंसर मिल जाता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई अप्लाई हो नहीं रहा, तो कोई और रेफरेंस से ही इसका आंसर मिलेगा हमें। ठीक है। सर डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब डेंसिटी जैसे होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अभी हमने लास्ट जैसे फॉर्मूला डिस्कस किया, इसमें था ρ g H A। अगर आप HA को कंबाइन करो तो ये वॉल्यूम बन सकता है। ठीक है। तो अगर आप अपथरस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो ये दोनों कंबाइन होकर वॉल्यूम बना देंगे। और इसमें अपथरस की वैल्यू 280 गिवन है, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ जी 9.81 आएगी। और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है हमारे पास, क्योंकि हम वाटर के अपथरस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर का जो डेंसिटी का फैक्टर है वो यूज़ करेंगे। टू एटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी आएगी, 9.81। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे बस। 280 डिवाइडेड बाय 0.0285। और सेकंड पार्ट में स्फेयर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे। अभी जो हमने डेंसिटी यूज़ की वो तो वाटर की थी, सही है, वो स्फेयर की नहीं थी। तो अगर स्फेयर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सर वाटर की डेंसिटी में से माइनस करेंगे। ठीक है। और अगर हम सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या उससे आपको आंसर मिल सकता है। जैसे भी आपके पास अब वॉल्यूम की तो वैल्यू आ गई है स्फेयर की, सर हम बस स्फीयर का मैथ नहीं है। लेकिन वेट गिवन है हमारे पास 32 न्यूटन्स। तो ओके फिर कर सकते। ठीक है। ठीक। तो 32 को डिवाइड किया, फाइनल आंसर 116। समझ। ठीक है, यहाँ तक भी इजी हो गया पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा, सी पार्ट में द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इनिशियली एट हाइट ऑफ 6.2 मीटर। सेंटर ऑफ स्फीयर 6.2 की हाइट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वाटर में है, तो पहले डायग्राम पे इसको मार्क कर ले तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो हाइट होगी, इसकी बात हो रही है 6.2। उसके बाद है द स्पीड ऑफ वाटर देन इंक्रीजेज। अब स्पीड ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो गई पहले से, कॉजिंग द स्फीयर टू मूव टू अ डिफरेंट पोजिशन। अब वो 68 एंगल से चेंज हो जाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ द स्फीयर कॉजेज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू डिक्रीज बाय 77 joules. Calculate the final height of the center of the sphere above the horizontal surface. ओके, आइडेंटिफाई किया इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे हाइट को। हमें बस ये पता है कि इस चेंज की वजह से 77 जूल्स जो है वो डिक्रीज हुई है। यार ये ग्रेविटी। हाँ, बेसिकली होगा ये, वाटर जा रहा था राइट साइड पे, अब उसकी जब स्पीड बढ़ेगी ना तो वो स्फेयर को थोड़ा सा शॉर्ट एंगल पर अब डिक्लाइन करेगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हो तो आप कंपैरिजन अब इस तरह से करोगे। ये पहले के कंपैरिजन में जो एंगल था वो चेंज हो जाएगा। अगर ये इनिशियल हाइट थी तो अब ये हाइट जो है वो कम होके 6.2 से लेस हो जाएगी। समझ गया। ठीक है, क्योंकि वाटर का फ्लो बढ़ेगा और वाटर का फ्लो बढ़ने की वजह से ये जो हाइट होगी आपके पास ये पहले से कम हो जाएगी, और उसमें आपको हाइट का डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो दोनों के सेंटर से आप डिफरेंस इजीली मेजर कर सकते हो। तो हाइट का डिफरेंस तो आपको पता चल गया, और ये इस वजह से था क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है अब ग्रेटर स्पीड से टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इस डायरेक्शन में। अब फॉर्मूला या इक्वेशन कैसे यूज करें कि आपको इसकी फाइनल हाइट का पता चल सके। हिंट तो वैसे क्वेश्चन में गिवन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन क्या उससे आपके पास कैलकुलेशन होकर फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। सर फाइनल आंसर तो नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, वैसे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, हमारे पास मास भी है, हमारे पास वैल्यू ऑफ जी भी है, और अगर हम h की बात करें तो h तो हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं अभी। ठीक है, वो तो हमारा मेन फोकस है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस से स्टार्ट करें तो 77 वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। मास पहले जो अभी हमने वेट की जगह पर यूज किया है, W इक्वल्स टू एम जी, तो ये 32 हो जाएगा। बाकी रह जाएगा चेंज इन हाइट। ठीक है, तो इससे आप अगर h की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 77
डिवाइडेड बाय 32, 2.4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये 6.2 पर था और ये अब आ गई है 2.4 पर। और जब सर आप टू इनको पॉइंट फोर पर आई है या फिर 6 - 2 -2.4? टू पॉइंट नहीं, फोर कम हो गया। अभी ये 2.4 पर है क्योंकि हमने सिर्फ एच को यूज किया ना। ये डेल्टा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने तो सिर्फ सिंगल वैल्यू यूज की अभी। ठीक है, ठीक समझ। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6.2 माइनस 2.4, 3.8। इसका मतलब है टोटल चेंज जो आया वो 3.8 मीटर्स का आया है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ठीक है। समझ गया सर। अच्छा, लास्ट पार्ट में हुक्स लॉ की बात हो रही है डी के फर्स्ट पार्ट में। तो उसे हम फिलहाल अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हमने डिफॉर्मेशन को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन वाला पार्ट अभी स्किप करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास, इसमें फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो गई और डेंसिटी और प्रेशर और अपथ्रस्ट के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह से। तो बेसिकली आप ये देखो, फोर्सेस में ही आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फोर्सेस से इजीली लिंक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो खैर मोमेंट भी आ जाएगा। अच्छा, ऐसा मोमेंट का बेसिक आइडिया तो होगा ना आपको, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और सिंपल मोमेंट का फॉर्मूला F × D, क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जी सर। ठीक है, तो ये भी ट्राई करते हैं, फिर ये भी आप कर लोगे, इजी है। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सर डिफाइन कैसे कर। हम्म। a point on which the object is at equilibrium. हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, वरना आप और सिंपल भी लिख सकते हो कि वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी का कंप्लीट मास एक्ट कर रहा हो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपके पास इसका सिनेरियो हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी। तो डेफिनेशन क्योंकि याद है इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लिख रहे। उसके बाद अगर हम सिनेरियो देखें तो हमारे पास फोर्सेस गिवन है। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और इसे पिवट किया है पॉइंट पी पर। और बाकी आप मार्किंग्स देख सकते हो। रॉड की अपनी लेंथ 4 है, वेट 44 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका 1.7 पर है। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है लिखा हुआ उन्होंने, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, वरना ये 2 पर होता बिल्कुल मिड में। ठीक है, फ्रॉम एंड एक्स ऑफ द रॉड। उसके अलावा पॉइंट पी इज 1.1 मीटर फ्रॉम एंड एक्स। ठीक है, सारी मार्किंग्स डायग्राम में है ऑलरेडी। और एक स्फेयर को भी यहाँ पर हैंग कर दिया एंड वाई पर। ठीक है, तो वो भी कुछ फोर्स अप्लाई कर लेगा। एंड द वेट ऑफ द स्फेयर इज 3 न्यूटन। और वायर के वेट को नेग्लिजिबल लेंगे। अब फोर्स F is applied vertically downward at end x so that the horizontal rod in equilibrium। तो इसकी हेल्प से जो है वो रॉड इक्विलिब्रियम में आ गई। अब मोमेंट्स की हेल्प से आपने F की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे सिनेरियो में डायग्राम के थ्रू आपने मोमेंट्स अप्लाई करके देखना है, पॉइंट P को रेफरेंस बनाना है। पॉइंट P आपका पिवट पॉइंट है, इसमें F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर रॉड का वेट दिया हुआ है। 44 है ये रहा। सर ये 40
और मिडल में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पढ़ लिखा था ना, रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, तो उन्होंने यहाँ पे बताया भी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.7 पर आ रहा है इसका। तो मिड से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, ओ, एक तरफ से हैवी है एक तरफ से लाइट होगी ये। ओके। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे एक जी फोर्स एक्ट सर। कर रही है। तो एक क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और बाकी दो जो है वो रोटेशन को क्लॉकवाइज लेकर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि 44 जो है वो पिवट से कितना दूर है, ठीक है। इसमें से 1.7 में से 1.1 माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसका तो डिस्टेंस क्लियर है। तो एफ अननोन है और उसके साथ 1.1। और क्लॉकवाइज की साइड पर देखें तो दो फोर्सेस हैं। तो इस साइड पर दो फोर्सेस हैं, एक है 44 और 44 का। सर, जी। एफ एफ का आंसर 31.9 है। 31.9 आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो राउंड ऑफ आप लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड की है। बिल्कुल। एफ इंटू 1.10 इक्वल्स हम्म, स्फेयर का वेट और फिर डिस्टेंस टू द पिवट, सही है। और 44 इंटू डिस्टेंस टू द पिवट। सही है, ठीक है। तो आंसर आ गया आपके पास, बिल्कुल सही है। प्लस उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट की जा रही है रॉड की तरफ से, रॉड के ऊपर, ऑन द रॉड बाय द पेविट, तो पेविट की तरफ से रॉड पर कितनी फोर्स एक्ट की जा रही होगी, ये कैसे पता चलेगा? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर लेफ्ट हैंड साइड इंटू पिवट से पेविट की किस पे वजह फोर? से जो रॉड पर फोर्स अप्लाई हो रही है, सर हम लोग यानी। पिवट किसी और पे ले लेंगे, कोई और पिवट लेके उस पे फिर फोर्स चेक करेंगे। नहीं, आपने इसी से फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ चेंज नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा है कि पेविट रखा हुआ है। अब पेविट पे सारा लोड आ रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन रिएक्शन बनती है। तो सारी फोर्सेस इसमें डाउनवर्ड हैं, ग्रेविटी की वजह से सारी फोर्सेस डाउनवर्ड हैं। एक 3 न्यूटन, एक 44, एक 32। तो पिवट कितनी फोर्स अप्लाई करेगा इस रॉड के ऊपर, ये बताना है आपने। तो बेसिकली इसमें बस आपने जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ की हिंट दिया आपको, तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ही अप्लाई करना है कि आपके पास जितनी डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो इक्वल होगी अपवर्ड फोर्स के, यानी इक्वल ऑपोजिट, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे हाँ जी। 32 + 44 पिवट की फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी फोर्स होगी अपवर्ड और बाकी सारी फोर्सेस होंगी डाउनवर्ड। तो पहले वाली पार्ट में हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर ली, मतलब एक कंडीशन अप्लाई कर ली जिसे हम कहते हैं सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल्स टू जीरो, और इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंप्लीट एडअप होने के बाद आपको आंसर देगी 79। ठीक है, और ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। ठीक है।